नंबर ऑफ फेराडे कितने हैं? या और चार्ज है और टाइम है 1 एम्पियर 15 मिनट्स। 1 एम्पियर 15 मिनट्स डिवाइड 965। 3 फेराडे से गोल्ड 1 मोल डिपॉजिट होगा। इतने फेराडे से देख लो कितना होगा। 1/3 इंटू 90/965। इतने मोल्स गोल्ड के हो जाएंगे 3/965। है कितने गोल्ड के मोल? इनिशियल मोल्स ऑफ गोल्ड 250 ml है। 0.1 मोलर है। तो मोल्स कितने आ गए? 0.1 N/250 इंटू 1000 मीन्स एन कितना आ गया? 0.1/4 0.025। ये काउंट करना, ये कैलकुलेट करना बेटा, कितने आ रहे हैं? 3/965। कैलकुलेटर से करके दो मुझे कितना आ रहा है। सिर्फ 0.0031। हमारे पास गोल्ड के मोल ज्यादा हैं। फिर तो अकेला गोल्ड ही होगा, है ना? ओनली गोल्ड होगा क्योंकि गोल्ड 0.025 मोल्स हैं। उसमें से सिर्फ इतने डिपॉजिट हो पाए हैं। तो ओनली गोल्ड इज डिपॉजिटेड। ये आंसर होना चाहिए। अगर ये डिपॉजिट ज्यादा हो जाते इससे, फिर हम मानते भी फेराडे ज्यादा हैं, फिर हम जो बाकी बचते फेराडे उसमें से सिल्वर निकालते तो सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें चेक कर लो। गोल्ड ज्यादा मोल्स हैं, आपके सारे नहीं डिपॉजिट हुए, तो सिर्फ गोल्ड ही डिपॉजिट होगा। आंसर चेक करो। थर्ड करवा रहा हूँ। थर्ड एक छोटा सा टॉपिक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का। ठीक है, समझ लो ब्रीफ। एक टॉपिक है हमारा, जे एडवांस के लिए है। इसे कहते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसके क्वेश्चन आपको एनएससी में मिलेंगे। तो पहले करवा देता हूँ, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होता है। पहला टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन पता लगाना कंडक्टेंस मेजरमेंट से। मान लो मेरे पास HCl है, तो HCl में दो आयंस हैं, H एंड Cl। इनिशियली इनकी कंडक्टेंस दोनों की काफी ज्यादा है, H की भी ज्यादा है, Cl की भी ज्यादा है। जैसे जैसे इसमें आप NaOH डालोगे, रिएक्शन हो जाएगी। एक तो वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? NaCl। क्योंकि वाटर तो आयनिक होता ही नहीं, तो मान के चलो आपका HCl की जगह NaCl में रिप्लेस हो गया सोल्यूशन। मीन जो HCl था, अगर NaOH डालते हैं तो वो क्या बने जा रहा है? NaCl। अगर 1 मोल HCl 1 मोल NaCl से रिप्लेस हो जाता है, तो हमारा कंडक्टेंस पे क्या असर होगा, हमने ये देखना है। Cl तो पहले भी थे, Cl अब भी हैं। पहले H आयन थे, अब Na आयन है। अगर H आयन की जगह Na आयन आते हैं तो बताओ कंडक्टेंस पे
क्या असर होगा, कम होएगी या ज्यादा होएगी, किसकी ज्यादा रहती है कंडक्टेंस, हमने किसकी पढ़ी है कंडक्टेंस ज्यादा। सबसे ज्यादा कंडक्टेंस बताई थी आपको आयंस की। सर एच पॉजिटिव। हाँ, तो इसकी ज्यादा थी कंडक्टेंस, इसकी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब पहले हमारा इनिशियली लॉस होगा, नीचे आएगा करव, लैम्डा मोलर कंडक्टेंस वो कम होएगी। लेकिन एक टाइम होगा जब ये सारे का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन और ज्यादा जब NaOH डालोगे बाहर, तो रिएक्शन तो होएगी नहीं, रिएक्शन नहीं होएगी तो एक्स्ट्रा NaOH आपको मिल जाएगा, ये आयन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। मींस NaCl तो है ही है, NaCl बन गया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गई, उसके बाद अगर आप NaOH डालते हो तो रिएक्शन तो कोई होएगी नहीं। इट मींस Na आयन Cl आयन तो है ही है, साथ में ये भी आगे। इट मीन नंबर ऑफ आयन बढ़ने लग जाएंगे। ये समझ आ रहा है। अगर नंबर ऑफ आयन बढ़ने लग जाएंगे तो बताओ, न्यूट्रलाइजेशन आ गया, नंबर ऑफ आयन बढ़ने लग गए, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। तो हमारे पास एक कंडक्टिव कंडक्टेंस दिखाने वाला अपरेटस होता है, मीटर होता है, जो कंडक्टेंस लगातार हमें दिखाता रहता है। पहले आप देखोगे कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, पॉइंट लगे जा रहे हैं, एक पॉइंट के बाद ज्यादा होने लग गई। जैसी ज्यादा होने लग गई वो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, इतने वॉल्यूम पे। ये वॉल्यूम ऑफ NaOH डाल देते हैं हम, 10 ml डाला, 20 ml डाला, 30 ml, 40 ml, 50 ml, इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, ये वॉल्यूम पे हम रोक लेते हैं और डालना। हम मानते हैं कंप्लीट हो गई टाइट्रेशन, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इट मीन स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में ग्राफ पूछा जाता है तो इस तरह का ग्राफ आता है। इनिशियली तो H आइन Na आइन से रिप्लेस होते हैं, कंडक्टेंस कम होती है, पहला पॉइंट। बिफोर न्यूट्रलाइजेशन HN रिप्लेस्ड बाय Na, सो कंडक्टेंस क्या होएगी, डिक्रीज। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, मोर Na and OH ion add up to Na and Cl, सो कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज। तो इस तरह का कर्व आता है, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन, ऐसे कर्व आ जाता है। ठीक है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का टाइट्रेशन होगा इस तरह का कर्व आएगा, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। अब चलते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग का। एक केस करना है हमने वीक और स्ट्रॉन्ग का। मान लो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड ले लिया एसिटिक एसिड, इसमें डाला स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे तो देखा जाए CH3CONa बनेगा, इट मींस HN इसमें भी रिप्लेस होंगे Na से। अगर HN Na से रिप्लेस होंगे तो बताओ कंडक्टेंस इनिशियली क्या होनी चाहिए, HN की जगह अगर Na आते हैं कम होएगी। कम होएगी, लेकिन इसमें ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि एसिटिक एसिड में एक प्रॉब्लम थी, ये पहले टूटता ही नहीं था, ये वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि जब ये बना, ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग, तो ये पूरी तरह टूट जाएगा। तो लॉस हो रहा है, ठीक है, H की जगह Na आ रहे हैं, लेकिन गेन इस वजह से हो रहा है कि वीक से क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग। तो आपको क्या बताया मैंने, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ आयन ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, जो स्पीड ऑफ आयन ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयन। तो फिर यहाँ नंबर ऑफ आयन ही बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो गए तो पहले कंडक्टेंस इनिशियली क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी।
इसलिए कनेक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। हाँ, अगर जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट और ज्यादा NaOH डालेंगे तो फिर एक्स्ट्रा आयन बढ़ जाते हैं। कम तो कुछ होते ही नहीं। इट मीन न्यूट्रलाइजेशन के बाद तो हमेशा इंक्रीज होते हैं। तो चेक करो इस केस में कर्व थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। पहले इंक्रीज होगा, फिर एकदम से ज्यादा इंक्रीज होगा। पहला इंक्रीज, एकदम से ज्यादा इंक्रीज, ये वाला पॉइंट ये क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट। इधर है वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड, इधर है कंडक्टेंस। तो बस दो कर्व आते हैं हमें, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का, एक वीक स्ट्रॉन्ग का। ऐसे कर्व आ जाते हैं। हाँ, इसमें हो सकता है थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा इनिशियली डिक्रीज दिखाया हो, थोड़ा सा। वो थोड़ा सा डिक्रीज इनिशियली बिल्कुल थोड़ा सा दिखा देता है। वो इस वजह से है कि जैसे ही NaOH डालेंगे ये भी, इसकी आयनाइजेशन भी बढ़ जाएगी। तो पहले इसके आयन कम बनते थे, NaOH डालने से थोड़े से आयन ज्यादा बन जाएंगे। जो HN बने हुए थे, जो HN बने हुए थे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या बन जाएगा? वाटर। तो इनिशियली ये हो सकता है कि मान लो चलो 5% ही टूटा था, वो जो 5% आयन थे वो 5% भी रिएक्ट कर गए। अगर 5% भी रिएक्ट कर गए तो वो थोड़ा सा लॉस इसलिए है कि जो 5 आयन या 6 आयन बने थे वो भी तो खत्म हो गए ना एक बार। तो एच की जगह क्या आ गए? Na। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे NaOH डाला डिग्री ऑफ आयनेशन बढ़ गई तो इंक्रीज होने लग गया। तो ऐसे कर्व आ जाएगा। तो मेन तो यही याद रखो कि इंक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। इसी से पता चल जाएगा। ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन तो कभी दिखाता है, इतना हिस्सा कभी नहीं दिखाता। नो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये समझ आ गया बेटा? तो दो कर्व हैं, देखो ध्यान से। स्ट्रॉन्ग के केस में तो पहले डिक्रीज होगा इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद इंक्रीज होगा। इसमें पहले भी इंक्रीज होगा, बाद में भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि इसमें आपको समझ आया ये चीज? बी एच की जगह Na तो आए, लेकिन एक बड़ा फायदा हमें ये हो गया, अभी ये तो टूटने लग गया पूरी तरह 100% आयोनाइज्ड, जबकि ये आयोनाइज नहीं हो रहा था। तो इस वजह से इनिश बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट कंडक्टेंस इंक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से फायदा होता है, बाद में आफ्टर तो हम हमेशा ही फायदा होगा। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट लैम्डा मोलर इंक्रीज ड्यू टू एक्स्ट्रा आइंस। बाहर से जो NaOH के डालेंगे वो एक्स्ट्रा ही होंगे। पूछो, दोनों समझ आ रहे हैं नहीं? कोई डाउट है? यस नो कर सेकंड दो बेटा। सेकंड में स्टार्टिंग में थोड़ा सा नीचे को गया। हाँ, स्टार्टिंग में बेटा थोड़ा सा डिक्रीज इसलिए है क्योंकि ये जो H बने थे 5% टूटा था। मान लो एक बार ये 5% HN ये रिएक्ट कर जाते हैं Na से, तो स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग की तरह ही होगा कि HN रिप्लेस होंगे किससे? Na से। और H अगर Na से रिप्लेस होंगे तो H की स्पीड ज्यादा थी, Na की स्पीड क्या है? कम। तो इसलिए हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिक्रीज लगे, रीडिंग जो है मीटर की एकदम थोड़ी सी डिक्रीज हो। लेकिन फिर जैसे जैसे NaOH और डालेंगे आपका ये रिएक्शन होने लग जाएगी, ये बनने लग जाएगा। ये बनने लग जाएगा तो एक ये बड़ा फायदा हो जाएगा कि 5% नहीं, 10% टूट गया, 20% टूट गया, 30% टूट गया। नंबर ऑफ फाइन बढ़ने लग जाएंगे, नंबर ऑफ फाइन बढ़ने लग जाएंगे तो फिर होना तो यही था मेन। ठीक है। ठीक ठीक है। एकदम से इंक्रीज ना होता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, रिएक्ट करेगा ये बनेगा तभी तो फायदा होगा। स्टार्टिंग में भी ये बना तो है नहीं कुछ, कोई खास फायदा तो हुआ नहीं। 5% जो है वो भी रिएक्ट कर गया है ना। और लास्ट एक मिक्सचर का आता है। अगर दोनों का मिक्सचर ले लें तो दोनों को कर्व को कंबाइन कर दो। दोनों कर्व को कंबाइन कैसे कर दो? मान लो पहले HCl है, एक एसिटिक एसिड है, दोनों का न्यूट्रलाइजेशन करवाएं। तो पहले तो HCl की न्यूट्रलाइजेशन होएगी, उसकी वजह से तो क्या हो जाएगा? HCl की वजह से तो डिक्रीज हो जाएगा। HCl न्यूट्रलाइज पहले होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा फिर ये न्यूट्रलाइज होगा, इसकी वजह से धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जब दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं फिर एकदम से ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया हमारा। इक्विवेलेंस पॉइंट
इसके बाद तो जो NaOH डालोगे उससे नंबर ऑफ आयन बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो पहले बन गए NaCl बन गया, इसकी न्यूट्रलाइजेशन से NaCl बन गया, इसकी न्यूट्रलाइजेशन से सोडियम एसीटेट बन गया, ये तो बन ही गए। रिएक्शन तो कोई होनी नहीं, बाद में तो NaOH और ज्यादा आयन ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आफ्टर इक्वलेंस पॉइंट तो हमेशा बढ़ता ही है। इट मींस पहले स्ट्रॉन्ग का फिर वीक का ऐड कर दिया, लास्ट पे तो हमेशा एक ही तरह रहता है ना, तो बस दोनों को कंबाइन कर दिया। पहले स्ट्रॉन्ग का क्यों किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक में से ये पहले रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स फास्ट, इट रिएक्ट फर्स्ट, ये पहले रिएक्ट करता है। तो तीन कर्व हैं, फिर से देखो, पहला कर्व ये वाला, दूसरा कर्व ये, तीसरा कुछ ऐसा। बताओ पहला किस किस का है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरे में पहला हिस्सा स्ट्रॉन्ग है फिर वीक है, दोनों का इकट्ठा है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन के बाद तो हमेशा स्पीड, नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं, हमेशा बढ़ना ही बढ़ना है, तो तीन कर्व आते हैं। कर लोगे बेटा ये आपको एन अवस्थी में तीनों चारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो आगे चलते हैं। 10 के बाद देख लो कोई और डाउट है तो। 15 तक चेक करो, 20 तक, 13 कर रहा हूँ, 13 इज आपको ये देखना है भी, डाई बोरेन आपको ये याद है, B2S6 एक बढ़िया फ्यूल था, हमने किया था, इथेन से भी ज्यादा बेटर फ्यूल है, लास्ट ईयर पढ़ा था पी ब्लॉक में, बोरोन फैमिली में एक रिएक्शन ये बनता है। आपको देखना है भी इसमें कितनी ऑक्सीजन मुझे चाहिए, उतनी ऑक्सीजन के लिए चार्ज निकालना है बेटा, टाइम निकालना है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन देख लो पहले, तो बैलेंस कर लो इसे, B2H6 3 O6 हो गए 3 R। अब देख लो कितने ग्राम है ये, 27.66 ग्राम, मींस मोल्स कितने हो गए, डिवाइड 10.8, देखो कितने मोल हो गए, उसके हिसाब से 3 गुना ये हो जाएंगे। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 3 × 27.66 डिवाइड 10.8, वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं वेट के लिए, 32 से। अब ये जो मास है, इसे वो फॉर्मूला लगा लेना, मास इज इक्वल टू एटॉमिक वेट 16/2 इंटू करंट इंटू टाइम डिवाइड 965, इससे तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। इतने टाइम के लिए तुम्हें चलाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर से क्या आएगी, ऑक्सीजन, तो कितने ग्राम ऑक्सीजन है बस उतने टाइम के लिए तुम्हें चलाना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे इसे बाद में सॉल्व। यस सर। यस सर। 20 तक बता दो। 25 तक, 30, 26 एंड 29 कर, 27 भी, 26, 27, 26 देख लो। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया
कोटर थिकनेस, करंट 2 एम्पियर, निकल है x सेकेंड टू कोड द डिजायर्ड वैल्यू। इसका एक फॉर्मूला ही लिखवाया था तुम्हें सीधा। पहले होता है एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, मास हो गया, चेक करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला किया था ना क्वेश्चन, इज इक्वल टू, ये मास हो गया, मास इज इक्वल टू क्या होता है, Z/I/T। ये फॉर्मूला चेक करो याद आ रहा है नहीं। यस इधर सर। है ना, वॉल्यूम यस इंटू सर। डेंसिटी, तो इससे सीधा बस वैल्यूज भरनी है आपको। एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, थिकनेस 0.001 mm है, तो इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर बना लो ये भी। डेंसिटी कितनी दी है बेटा इसकी, 10 दी हुई है। तो चेक करो, ये मास हो गया ग्राम्स में, इट इज इक्वल टू जेड, कौन सा है, निकल, मास दिया है 60/2, निकल 2 पॉजिटिव होता है, इनटू करंट कितना है एम्पियर में, 2। टू। करो टाइम निकाल के दो कितना आता है, सोल्व करो इसे। 0.1/60 आ रहा है ये तो। चेक करना बेटा कहीं गलती तो नहीं हो रही। चार्ज यूज कितना आ रहा है, 0.1/60 आ रहा है मेरा तो। और भी कुछ कह रहा है ये। Current of 2 ampere pass through solution of nickel nitrate for x second to pour the desired layer, value of x is। सर जेड के साथ 96500 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नीचे है ना, तो डिवाइड करेंगे। z की वैल्यू ये होती है एटॉमिक वेट डिवाइड वैलेंसी, और ये भी होता है, तो इनटू क्या आ जाएगा, 965, 965 डिवाइड 6। अब देखना कितना का आ रहा है, 160.8। पीछे चेक करो आंसर। सर 161। ठीक है, मतलब हमारा कितना फर्क आ रहा है बेटा, इतना ही दिया, पीछे भी 965 100/6 ही निकाला है, इसमें भी सेम ही है। हाँ, 0.8 आ गया, अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 161। 27 कर रहा हूँ, 27 इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है, 2 लैम्डा मोलर से अल्फा निकलता था, लैम्डा मोलर बाय लैम्डा मोलर इन्फिनिटी। पहले लैम्डा मोलर निकाल लो, के दिया हुआ है, इनटू 1000, डिवाइड मोलैरिटी भी दे रखी है, इससे अल्फा निकाल लो। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा मोलर नोट 400 दिया हुआ है, ये सॉल्व करके देखो कितना का आ रहा है, 20। 20। तो ये आ जाएगा 20/400, 1/20.05, के निकाल लो, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 - अल्फा, इसे सॉल्व कर लो। कर लोगे आगे, सॉल्व कर लेना बेटा इसे। 28 देखो, रजिस्टिविटी दी हुई है, इट मीन्स कंडक्टिविटी हम निकाल लेंगे, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/K, कंडक्टिविटी हम निकाल लेंगे। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, पहले के निकाल लो, फिर लैम्डा मोलर इज के इंटू 1000/m। करो, सॉल्व कर लोगे, किसी का आया बेटा इसे सॉल्व करके आंसर, यस सर। सॉल्व कर लेना, 0.8 करके सिंपल क्वेश्चन, ठीक है।
35 तक बताओ। 29 का। एक सोलबिलिटी वाला फॉर्मूला हमने किया था, दैट इज लैम्डा मोलर इन्फिनिटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई सोलबिलिटी। चेक करो ये फॉर्मूला याद आ रहा है? इससे के निकालना है आपको। पहले तो सोलबिलिटी निकाल लो। एस स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू के एस पी इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10 पर माइनस 13, या फिर 49 इंटू 10 पर माइनस 14, या फिर ऐसा आ गया 7 इंटू 10 पर माइनस 7। यहाँ ये भरो, ये भी गिवन है, ये निकालना है। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट भी ऐड कर दिया। सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया तो बेटा सॉल्युबिलिटी अलग से निकालनी पड़ेगी ना आपको, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड नाइट्रेट, तीनों का लैम्डा अलग अलग दे रखा है। ए जी बी आर, ए जी प्लस बी आर के एस पी पता है। इसमें डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट, इससे बना सिल्वर एंड नाइट्रेट। सिल्वर आयन कितने हैं? 10 पर माइनस 5। ये भी कितने बन गए? 10 पर माइनस। इससे बना एस और एस। कॉमन आयन इफेक्ट लगाना पड़ेगा। सिल्वर कितने बन गए टोटल? एस प्लस 10 पर माइनस 5। इससे एस निकालो, फिर दोबारा करो क्वेश्चन। कि एस पी इज इक्वल टू एस प्लस 10 पर माइनस 5 इंटू एस करके फिर कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी 7 बजे तक। और तू करवा ले। हाँ हाँ, नहीं डीमैट नहीं करवाना था। ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड निकाल लो बेटा कितना है। के एस पी है 49 इंटू 10 पर माइनस 14 इज इक्वल टू सिल्वर आइन इंटू ब्रोमाइड आइन। सिल्वर आइन हमने ले लिए, कितने हो गए टोटल? एस प्लस 10 पर माइनस 5। ये कितने हैं? एस 49 इंटू 10 पर माइनस 4। क्या ब्रोमाइड निकल जाएंगे इससे किसी तरह? दिखो कितने आ जाएंगे। सिल्वर आइन इतने निकाले थे हमने, 10 पर 7 इंटू 10 पर माइनस 7। टोटल सिल्वर आइन कितने हो गए फिर? 7 इंटू 10 पर माइनस 7 प्लस 10 पर माइनस 5। इसे सेम पावर अगर बना ली तो 100 इंटू करके लिख लो। 100 इंटू 10 पर माइनस 7 कितना आ जाएगा? 107 इंटू 10 पर माइनस 7। नेग्लिजिबल नहीं ना मान सकते, क्योंकि एक 10 पर माइनस 5 है, एक 10 पर माइनस 7 है। तो इसे या तो क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, नहीं तो सिंपल ले लिया मैंने। ये हो गया 107 इंटू 10 पर माइनस 7। इससे ब्रोमाइड निकाल दो कितने आते हैं। और जब सबकी कंसंट्रेशन निकल जाएगी तो अलग अलग पहले कंडक्टिविटी निकाल लेंगे सबकी। चेक करो ये कितने आ रहे हैं, ब्रोमाइड निकाल के दो पहले तो। सिल्वर आइन पता चल गए हमें 107 इंटू 10 पर माइनस 7। नाइट्रेट पता चल गए 10 पर माइनस 5। ब्रोमाइड हमने निकाल लिए 107। ये वाला कितना आ रहा है? 49 इंटू 10 पर माइनस 14 डिवाइड
ये तीन वैल्यूज आ गई बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन की, है ना। इनकी लैम्डा मूलर मुझे पता है। अगर लैम्डा मूलर पता है तो के निकाल देना है हमने, और के एडिटिव है। मीटर में निकालनी है लैम्डा सिल्वर, अलग अलग आइंस का ले लेना अब, के इंटू 1000। अगर मीटर में निकालना तो 10⁻³ डिवाइड मोलैरिटी कर देंगे ना। ये सिल्वर का लैम्डा पर मीटर में आना चाहिए, फिर मीटर में कितना लोगे। ये तो सेंटीमीटर में आया है, ये आया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻6 से, या फिर सेंटीमीटर में निकाल दें। के चेक करो कैसे करें, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, यहाँ पे मीटर करना है। कितने टेंस से पावर डिवाइड करें, फोर से 10⁻4 से डिवाइड। 10⁻4 से डिवाइड करके। मोलैरिटी कितनी है, नहीं ये मोलैरिटी है, एक मिनट, ये वाली तो मोलैरिटी। लैम्डा दिया हुआ है 6 × 10⁻³ साइमन मीटर स्क्वायर में दे रखा है पर मोल इज इक्वल टू के इंटू 10⁻³ डिवाइड। मोलैरिटी कितनी है सिल्वर की, हमने निकाली है कंसंट्रेशन ये वाली, 107 इंटू 10⁻⁷। ब्रोमाइड की फिर से के इंटू 10⁻³ बाय मोलैरिटी। इसका लैम्डा मोलर हमें दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के निकालना है 10⁻³ बाय मोलैरिटी। इसकी कितनी निकाली है हमने, ये वाली। इसे ऐसे ही लिख दूं मैं, 49/107 इंटू 10⁻⁷। फिर लैम्डा नाइट्रेट, नाइट्रेट कितना आ जाएगा के, ये के ब्रोमाइड है, ये के नाइट्रेट है, और ऊपर के किसका था, सिल्वर का। के एडिटिव है बेटा, तीनों को ऐड कर देना। नाइट्रेट का कितना है 10⁻⁵। के नाइट्रेट निकाल लो, के ब्रोमाइड निकाल लो, के सिल्वर निकाल लो, तीनों को ऐड कर दो। 10⁻⁸ की टर्म में लिखना है। पहला के देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ से, के सिल्वर 3 और 3 तो कट गया, ये आ गया के सिल्वर इज इक्वल टू 6 × 107 इंटू 10⁻⁷। यहाँ के ब्रोमाइड और नाइट्रेट आ जाएंगे। के ब्रोमाइड कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 49/107 इंटू, ये कट गया, 8 इंटू 10⁻⁷। फिर ये के नाइट्रेट आ जाएगा, नाइट्रेट इज इक्वल टू, इसका लैम्डा दिया हुआ था 7 इंटू 10⁻⁵, ये कट गया 7 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तीनों को ऐड करना है बेटा। ये देख लो कितना आता है, ये देख लो कितना आता है, ये देख लो कितना आता है, तीनों को ऐड करना है। पहला आ रहा है 6 × 107 इंटू 10⁻⁷ सिल्वर का, प्लस ब्रोमाइड का आ रहा है 49 × 8/107 इंटू 10⁻⁷, है ना ये वाला। लास्ट नाइट्रेट का 7 इंटू 10⁻⁵। के एडिटिव होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना, के सिल्वर, के ब्रोमाइड एंड के नाइट्रेट। तीनों को ऐड कर लो। इसे अगर 10⁻⁷ बना दें, 10⁻⁸ बना लो पहले सबको, है ना, क्योंकि 10⁻⁸ का है उसने।
तो 10 पर -8 कॉमन लेने के लिए इसे 60 कर दो, 10 पर -8 कॉमन ले लो, इसे 49 × 80 कर दो, 10 पर -8 कॉमन ले लिया, इसे 3 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 पर। ये वाला सॉल्व करके देखो कितना कार है। सर आंसर नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? सर आंसर 1300 समथिंग आ रहा है, पर इसका आंसर 14 दिया हुआ है। फिर ऐसे करेंगे, किसी और बुक में चेक करेंगे, मुझे इसमें डाउट है, इसने 10 पर -3 नहीं किया हुआ पीछे सोल्यूशन में, देखो इसमें यूनिट्स का फर्क लग रहा है मुझे। जो वैल्यूज दी है ना, 6 × 10 पर -3, ये तो दी हुई है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और के की वैल्यू भी हमें मीटर में निकालनी है, तो फिर तो यहाँ 10 पर -3 होगा ना। ये वाला फॉर्मूला याद है आपको? यस सर। Yes, sir. है ना? तो फॉर्मूला तो सही लगाया, पीछे ये वाला मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है ये 10 पर -3, ये गायब कर दिया इसने। तो इसे दोबारा चेक कर लेंगे कहीं और बुक में, है ना, क्योंकि 10 पर -3 गायब किया हुआ है, पीछे उसने सीधा ही कर दिया ऐसे। देखो के ना ऐसे लिखा हुआ है, म्यू इंटू करके कुछ लिखा हुआ है ऐसे, सीधा यस मल्टीप्लाई सर। करे जा रहा है। तो इसमें 10 पर -3 गायब किया हुआ है, ये तो आएगा कहीं ना कहीं। तो यूनिट्स की वजह से कोई गड़बड़ हो रही है ना। इसे कहीं और भी चेक कर लेंगे, होगा ऐसे ही। यूनिट्स का देख लेंगे, यूनिट्स में या तो हम गलत कर रहे हैं या फिर यहाँ कोई वैल्यू गलत दे रखी है इसने, है ना। एक बार किसी और बुक में क्रॉस चेक कर लेंगे इसे। आगे देख लो आप एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कौन सा है। 35 तक चेक करो कौन सा है। थर्टी टू कर रहे हैं।
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनती है, इसका मतलब मेन तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ऐसे बैलेंस कर लो। और ये 4 फराडे के लिए होगा क्योंकि 4 H है, 4 H बनेंगे तो कितने फराडे का फर्क पड़ेगा, 4 F का। तो 4 F से 3 मोल बन जाएंगे। 3 मोल का वॉल्यूम हमें पता है इतना होता है STP पे। तुम्हें देखना है फराडे कितने हैं, नंबर ऑफ फराडे कितने हैं। दिस इज करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम डिवाइड 96500। सॉल्व करो। ये फराडे आ गए, 4 से इतना बनेगा, 1 से कितना बनेगा, डिवाइड 4। ये जितने भी हैं इनसे कितना बनेगा, ये एक्स मान लो, इंटू एक्स कर देना। चेक करो कैलकुलेटर से कर लो। चलेगी, ये करवा के कार्ड फ्लैश हो गया। चेक कर लो बेटा आंसर सही आ रहा है या नहीं। एसटीपी इसने दिया हुआ है नीचे 22.7 दिया हुआ है, तो यहाँ 7 कर लेते हैं। आ रहा है कोई आंसर। 3 इंटू 22.7 डिवाइड 4 इंटू ये वाला बताना कितना आ रहा है एक्स। 0.00746। इसे कैलकुलेटर से करके देखो कितना। सेंटीमीटर क्यूब भी बनाना है हमने, लीटर निकाल लिए हैं, इंटू 1000 कर दो, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इंटू यहाँ लगा दें फिर 7.46। 127। मैच हो जाएगा आंसर बेटा, आगे देखो फिर। 40 तक चेक करो, कोई डाउट है। 43 तक। 43 कर रहे हैं। 10 ग्राम के लिए पहले तो टाइम निकाल ले। वो जो टाइम आएगा बेटा उसको ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि 60% करंट है, तो उसे 100/60 कर देना। मास इज इक्वल टू KClO3 का वेट दिया हुआ है 122 डिवाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 दे रखे हैं ना फिर आगे, इंटू 96500 इंटू करंट कितना है 2 एम्पियर। टाइम निकाल ले। मास कितना बनाना है इसका, 10 ग्राम। ये जो टाइम आएगा ना इसे उल्टा 100/60 कर देना क्योंकि एक्चुअल टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि हमारा करंट एफिशिएंसी कम है। ओके सर।
50 तक देखो, कोई डाउट है? फोर्टी सिक्स। जिसका भी बेटा सबसे कम है टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो यूज करेंगे 46 में तो, क्योंकि ये है कि टेम्परेचर के साथ ईएमएफ चेंज हो रही है, हम चाहेंगे भी चेंज ना हो। डीई बाई डी टी क्या है? टेम्परेचर चेंज के साथ कितना वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो हमारे लिए सेल तो ज्यादा बढ़िया होगा ना अगर चेंज ना हो। इसमें सबसे कम किसका है चेंज, वो देख लो, तो सी का सबसे कम है ना, सी यूज कर लेंगे सेल, बेस्ट है। 44 देख लेते हैं। एम पॉजिटिव से आई मीन एक्वा सोल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन, इस पे डिपेंड नहीं करता। ए नहीं दिया, इसका आंसर क्या दिया चेक करना। ए है। सबसे पहले मेटल सॉलिड होता है, मेटल गैस बनता है, मेटल गैस को आयनाइजेशन करवानी पड़ती है, फिर मेटल जो पॉजिटिव बनता है इसका वाटर के साथ हाइड्रेशन होता है, मेटल एक्वस बनता है। ये तीन स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप, स्टेप टू, स्टेप थ्री। इन तीनों की ओवरऑल एनर्जी इन्वॉल्व होती है, फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं भी पोटेंशियल ज्यादा है या कम है। पहले में इंथैल्पी लगती है सब्लिमेशन, जो कि लगानी पड़ेगी। सेकंड में लगती है आयनाइजेशन, जो कि लगानी पड़ेगी। थर्ड में रिलीज होती है हाइड्रेशन। नेट एम से, एम पॉजिटिव एक्वस का जो पोटेंशियल है वो ओवरऑल एनर्जी पे डिपेंड करता है, भी ओवरऑल एनर्जी कितनी कम लगती है। जितनी कम लगती है उतना ही इसके चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन कम होना चाहिए, एनर्जी कंजप्शन लेस होना चाहिए। जैसे लिथियम का ये सबसे ज्यादा था, याद है, लिथियम सबसे ऊपर लाई करता है सीरीज में, तो इसका ई नोट ऑक्सीडेशन मैक्सिमम है। इसका मतलब यहाँ एनर्जी कंजप्शन सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसमें हाइड्रेशन बहुत ज्यादा निकल जाती है, तो ये रिलीज होती है, ये एब्जॉर्ब होती है, ये भी एब्जॉर्ब होती है। हमारे लिए एब्जॉर्ब वाले कम होते जाएं, रिलीज वाला ज्यादा होता जाए, तो उतना ही हमारा काम इजी हो जाएगा, उतना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसलिए ज्यादा है क्योंकि आयनाइजेशन तो थोड़ी सी ज्यादा लिथियम की सीजियम वगैरह से, लेकिन हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है छोटा साइज होने की वजह से। इसी वजह से लिथियम पॉजिटिव जल्दी बनता है। अब देखो, इसमें आयनाइजेशन गैसेस की होती है, सॉलिड की नहीं होती, तो ए आंसर गलत है। आयनाइजेशन सॉलिड मेटल की नहीं लेते हम, सॉलिड से पहले गैस बनाते हैं, गैस की आयनाइजेशन लेते हैं, फिर आगे आपको हाइड्रेशन लेते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कर लोगे? 46 आपको बता ही दिया। डीई बाई डी टी जितना कम होगा लीस्ट, वो बढ़िया सेल होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा सेल टेम्परेचर से ईएमएफ चेंज करता रहे, ठीक है। और देखो 50 तक। 55, 53। के निकालना था, ई नोट वाला फॉर्मूला लगाना है। ई नोट 2 वोल्ट दिया हुआ है एट 300 कैलोरी। तो 53 हमारा ई नोट का फॉर्मूला रहता है या तो 0.06/n, इसमें तो होता है एल ओ जी, लेकिन अगर मैं 2.3 से डिवाइड कर दूं, इसको 2.3 से मल्टीप्लाई कर दे, 2.3 से मल्टीप्लाई कर दो 2.3 से,
डिवाइड कर दो, और 2.3 लॉग को हम क्या लिख सकते हैं, एल एन के लिख लेंगे, तो हमारा बन जाएगा 0.06 बाय एन इंटू 2.303 ई नॉट, है ना। हम एल एन इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि ये सारा इधर ले जाके ई की पावर बन जाएगा, तो एन इंटू 2.303 इंटू ई नॉट डिवाइड 0.06, ये लॉग के बना लो, इसका एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड, एंटी लॉग लेंगे तो के आ जाएगा, ई की पावर ये जितना भी है इसे सॉल्व कर लो, एक्स आ जाएगा। एन कितना भरोगे, 2, 2 इंटू 2.3 इंटू ई नोट दिया हुआ है 2, नीचे 0.06, चेक करो एक्स कितना आ रहा है, ई की पावर एक्स हो जाएगा एन 2 इंटू 2.3 इंटू 2 डिवाइड 0.06। ई की पावर देखना कितना आ रहा है एक्स, 160 आ रहा है, सर 153। तो 160 ले लेंगे, क्योंकि हमने 10, ये भी तो अप्रोक्स कर रखा है ना, 0.059 होता है। और देख लो आगे 60 तक, सिक्सटी फाइव, 70, 72 तक चेक कर लो एक बार। आगे कल कर लें 72 के बाद, यस सर। ठीक है, 73 से 110 तक कल कर लेते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला टॉपिक लिख लेना कॉपी पे, ठीक है। ठीक है, बाकी सेम टाइम पे कल 72 से स्टार्ट करेंगे।